गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभातम। आइए अब हम आज चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कल हम लोगों ने चर्चा की, अभी तक हमने आपको पढ़ा दिया है ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा। अब हम आगे चलते हैं भाषा लिपि। लिपि क्या कहलाती है? किसी भी भाषा को लिखने का माध्यम या लिखने का तरीका क्या कहलाती है? लिपि। या लिपि वह माध्यम है जिसके द्वारा हम चिन्हों, प्रतीक चिन्हों और विराम चिन्हों का प्रयोग करके एक लिपि भाषा बनाते हैं। लिपि वह माध्यम है जिसमें हम विभिन्न तरह के चिन्हों, विराम चिन्हों, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वो कहलाती है लिपि, स्क्रिप्ट। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। तो देवनागरी की जितने भी चिन्ह, प्रतीक चिन्ह और विराम चिन्हों का प्रयोग है वो हिंदी में किया गया होगा। अंग्रेजी भाषा की लिपि, फ्रेंच भाषा की लिपि, रोमन, इन्हीं तरह से लिपि होती है। तो किसी भाषा में जो विराम चिन्ह, प्रतीक चिन्ह या चिन्हों का प्रयोग होता है वो लिपि कहलाती है, स्क्रिप्ट कहलाती है। अब आते हैं हम लोग व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? ग्रामर। व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध और परिष्कृत रूप में लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। भाषा के ज्ञान के बिना हम, व्याकरण के ज्ञान के बिना हम भाषा को न तो शुद्ध और परिष्कृत रूप में पढ़ ही सकते हैं और न लिख सकते हैं। तो व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भाषा का परिमार्जित रूप, परिशुद्ध रूप प्रस्तुत किया जाता है, व्याकरण कहलाता है। ये सभी चीजें जो हमने पढ़ी हैं अभी तक, अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, व्याकरण का ज्ञान मतलब ध्वनियों का ज्ञान, वर्ण का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, वाक्य का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, वो लिंग का ज्ञान, वचन का ज्ञान, विराम चिन्हों का ज्ञान अगर हमें नहीं होगा तो हम भाषा को सही से ना तो पढ़ पाएंगे ना ही लिख पाएंगे। तो व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है किसी भी भाषा को, केवल हिंदी नहीं, इंग्लिश में भी। इंग्लिश ग्रामर के बिना आप लोग इंग्लिश को फ्लुएंसी के साथ नहीं पढ़ सकते, शुद्धता के साथ नहीं पढ़ पाओगे। तो व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। आपको डेफिनेशन जो भी पढ़ना होगा रिवाइज करके आप लोग देख लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, लिंग। लिंग, जेंडर, लिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे यह पता चले कि ये पुरुष जाति से संबंधित है या स्त्री जाति से, लिंग कहलाते हैं। वे शब्द जिनसे यह पता चले कि यह पुरुष जाति से संबंधित है या स्त्री जाति से संबंधित, वे लिंग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, पुल्लिंग कहलाते हैं। पिता, दादा, पापा, चाचा, कमलेश, सुरेश, ये सब क्या है? इनसे
पुरुष जाति का बोध होता है तो ये पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कमला, नानी, दादी, माता, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनसे स्त्री जाति का बोध होता है। हिंदी में कुछ वर्ण जैसे तिथियां, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं ब्रह्मपुत्र को छोड़ के। गंगा, यमुना, सरस्वती। पहाड़ों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं। इन्हीं तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को डिफाइन किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है ये सब टॉपिक्स। इसके बाद हम आते हैं वचन, नंबर्स। वचन क्या होते हैं? वे शब्द जिनसे यह पता चले कि यह एक मात्रा में है या एक से अधिक मात्रा में है, वचन कहलाते हैं। वे शब्द जिनसे यह बोध हो कि यह एक मात्रा में है या एक संख्या में है या एक से अधिक संख्या या मात्रा में है, वे वचन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन। द्विवचन, एक वचन वे शब्द जिनसे एक मात्रा या संख्या का बोध हो एक वचन कहलाते हैं, और वे शब्द जिनसे एक से अधिक मात्रा का बोध हो द्विवचन द्विवचन कर लिख दिए, सॉरी ये संस्कृत में होता है बेटा। बहुवचन, एक वचन या बहुवचन। वे शब्द जिनसे एक मात्रा या संख्या का बोध होता है एक वचन कहलाता है, और वे शब्द जिनसे एक से अधिक मात्रा या संख्या का बोध हो बहुवचन कहलाता है। संस्कृत में वचन तीन हो जाते हैं बेटा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में वचन दो ही होते हैं, एक वचन या बहुवचन। इंग्लिश में वचन दो ही होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। ठीक है, तो बहुवचन वे शब्द जिनसे एक से अधिक मात्रा या संख्या का बोध होता है बहुवचन कहलाते हैं। नदी एक वचन, नदियां बहुवचन। पहाड़ एक वचन, पहाड़ों बहुवचन। गुरु एक वचन, गुरुजन बहुवचन। मित्र एक वचन, मित्रों या मित्रगण बहुवचन। इस तरह से एक वचन और बहुवचन बनते हैं। पढ़ाया जा चुका है टॉपिक, आप लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे। जरूरत पड़ेगा तो आप लोग फेयर में लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग लिखते जाइएगा। डेफिनेशन हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ा जाए। लिंग वचन के बाद आएगा अब संज्ञा शब्द। लिंग वचन के बाद अब संज्ञा शब्द। चलिए देखते हैं संज्ञा, नाउन। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव या जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिन भी चीजों को संसार में हम एक नाम दे सकते हैं वे सब क्या हैं? संज्ञा हैं। हंस रहा हूं, हंसी,
संज्ञा है। रो रहा हूं, रोना, रोना तो क्रिया हो गया, रुआंसा सा हो गया हूं, संज्ञा है। कष्ट में हूं, संज्ञा है। हंस हंसी, संज्ञा है। कोई व्यक्ति का नाम हो राम श्याम गीता, किसी स्थान का नाम हो लाल किला दिल्ली बंबई, किसी जानवर का नाम हो शेर चीता बाघ, किसी बिल्डिंग का नाम हो ताजमहल, लाल किला, ये सब किस में आएंगे? संज्ञा में आएंगे। किस में आएंगे? संज्ञा में। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। मुख्यतः तीन भेद होते हैं, कुछ विद्वान इसके पांच भेद बोलते हैं। इसके पांच भेद बोलते हैं। तीन भेद कौन कौन से हैं? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। बाकी दो कुछ विद्वान इसमें और दो जोड़ देते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक। समूह या समुदायवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी स्थान, किसी जानवर, किसी व्यक्ति के नाम में जो भी संज्ञाएं प्रयोग होती हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। राम श्याम सुरेश मोहन, लाल किला ताजमहल, शेर लोमड़ी चीता बाघ, ये सब किस में आएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। जातिवाचक संज्ञा जो एक पूरी जाति को प्रदर्शित करे वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे लड़का, अब लड़का कह दिया गया तो वो 1 साल का भी लड़का हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है लड़का। लड़के की उम्र यहाँ डिफाइन नहीं है। वो लड़का अपंग हो सकता है, सकुशल हो सकता है, उनके लिए अलग नाम। तो ये पूरी जाति को निर्धारित करता है। तो हम क्या कहेंगे? लकड़ी। अब उसमें शीशम की लकड़ी भी आ सकती है, आम की लकड़ी भी आ सकती है, नीम की लकड़ी भी आ सकती है। तो ये सब क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। लड़का, लकड़ी, लड़की आदि ये सब किस में आएंगे? छात्रा, ये सब आएंगी जातिवाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में हंसी, खुशी, बुढ़ापा, जवानी, ये सब आएंगे जिनमें कि कोई ना कोई भावना जुड़ी हो, चाहे वो दुख दर्द व्यक्त करने वाला हो, गुण व्यक्त करने वाला हो, अच्छाई बुराई अच्छा, ये सब किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा में माप तौल वाली चीजें आती हैं, दूध घी तेल चीनी, जिनको आप नाप या माप या तौल सकते हो, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। समूह या समुदायवाचक संज्ञा में जिसमें एक पूरे समूह का बोध हो वो आते हैं समूह या समुदायवाचक संज्ञा में। जैसे कक्षा, कक्षा में गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं और टीचर स्वयं भी हैं। तो उस कक्षा में कई लोग होके एक समुदाय बना ले रहे हैं, समूह बना ले। भीड़, भीड़ में स्त्रियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, पुरुष भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, वो एक समूह को निर्धारित करेगा। दल, भारतीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, बीजेपी में पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी होंगे, उच्च नेता होंगे, निम्न नेता होंगे, कई लोगों का समूह होगा। तो ये सब क्या होंगे? ये सब समूह या समुदायवाचक संज्ञा में आएंगे।
तो संज्ञा का मतलब हो गया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इसके दो और भेद बताते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा के। एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिए, जहां भी डाउट होगा आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, और नहीं तो वीडियो प्लेबैक रिप्ले करके फिर से देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।